नमस्कार दोस्तों, इमांक डिफेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा 26 और 27 जुलाई को हरियाणा कमीशन ने क्या किया है, हरियाणा एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था सीईटी का। सीईटी का जो फीडबैक देखने को मिला है, बच्चों का इतना अच्छा देखने को मिला नहीं। वो बता रहे थे काफ़ी टफ है, कोई कुछ बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस जो जो पढ़ने का जो तरीका है उसमें शायद थोड़ी बहुत 19-20 हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या है, जो भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसको शुरू करेंगे, और जो हरियाणा की सीरीज चल रही थी उसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आप जो अभी क्लासेस शुरू करेंगे, आप इसमें पूर्णतः आप देख सकते हैं, अगर कोई यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम देना चाहता है असिस्टेंट कमांडेंट का, वो एसएससी, इसमें आपको पता है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ईटीसी, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। इसके अलावा रेलवे में दोस्तों आपको पता ही होगा एनटी, पीसी और रेलवे ग्रुप डी, या फिर पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जो पीसीएस है वो आप देख सकते हो, जिसको बीपीएससी देना है, जिसको यूपी पीसीएस देना है, जिसको झारखंड का देना है, जिसको मध्य प्रदेश का देना है, एमपी पीसीएस, जिसको एचसीएस देना है। ठीक है, ईटीसी, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उसका देना चाहते हो कोई भी परीक्षा, तो उसके लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, आप इसमें यूपीएससी जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती है। इसके अलावा आपको पता है एसएससी भी एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे एमटीएस हो गया, ठीक है, ट्रांसलेटर का हो गया, या कोई भी ऐसी वैकेंसी जिसमें सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है, वो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी रेलिवेंट रहने वाली है। आप इसको कंटिन्यू देख सकते हो। रेलवे में भी आपको पता ही है एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि जब ये बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो इनका फीडबैक क्या रहता है? इनका फीडबैक यही रहता है, सामान्य ज्ञान लगभग सभी का कमज़ोर रहता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य ज्ञान की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जब ये बच्चे बाहर आके किसी यूट्यूबर से जो बात होती है, या फिर ऐसे नॉर्मली फीडबैक देते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा जीके ठीक नहीं गया, मैथ रीजनिंग सबका ठीक जाता है। तो क्या कारण है भाई, इतनी समस्या जीके में क्यों आती है, या सामान्य अध्ययन में ही क्यों आती है? इसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर हैं वो इतना ध्यान इस पर देते नहीं हैं, या फिर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, सिलेबस पूरा करवाया नहीं जाता है, तो 5-10 लाइन पढ़ा के वो सोचते हैं कि इससे सामान्य अध्ययन आपका पूरा हो गया। ऐसे होता नहीं है। ठीक है, यदि आपको पकड़ बनानी है सामान्य अध्ययन पे, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी जाके आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी। आपको ये भी पता होगा, अभी आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है। हो सकता है अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, और उसकी जो परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित की हुई है, वो 26 नवंबर से होना है। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा आपको पता है एमटीएस का भी एग्ज़ाम होना है, एनटीपीसी का टायर 2 होना है। ठीक है, और आपको पता और भी बहुत, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है, आगामी सीजीएल का होना है। ठीक है, सीपीओ का एग्ज़ाम होना है। तो उस सब में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाली हैं। तो जो सामान्य ज्ञान है उसमें मैं सोच रहा हूँ
कि जो भारत का भूगोल है उसके बारे में शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, जो इंडियन ज्योग्राफी है, हम दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसमें मदद करिएगा, ठीक है। तो जो भारत का भूगोल है, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले पढ़ना पड़ता है हमने इसके अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में, या फिर भारत का सामान्य सामान्य भौगोलिक परिचय, सामान्य भौगोलिक परिचय। इसमें हम क्या क्या देखना है दोस्तों? इसमें हम देखेंगे भारत का नामांकन, भारत का नामांकन। दूसरा देखेंगे अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसके बाद में हमारा रहेगा भारत की सीमाएं, भारत की सीमा, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, आपको पता है सीमा दो तरह की होती हैं, सतलीय और जलीय सीमा। उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? जो विदेशी क्षेत्रों का समेकन, विदेशी क्षेत्रों का समेकन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको पता है भारत का जो राजनीतिक इकाई है उसके बारे में देखेंगे। भारत की राजनीतिक इकाई भूगोल के प्रोस्पेक्टिव से हम इसको देखेंगे। और इसके बाद में हम करेंगे जनगणना के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जनगणना के प्रमुख तथ्य हैं उनको भी पढ़ेंगे। और जब ये तथ्य हो जाएंगे कंप्लीट, तो लास्ट में हम क्या देखेंगे? भारत का सामरिक महत्व, भारत का सामरिक महत्व, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। देखो दोस्तों, यदि आपको ये लगता है कि भाई 2 लाइन पढ़ के आप जीके के एक्सपेक्ट करोगे सब क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, तो वो पॉसिबल है नहीं। आपको ढंग से एक बार पढ़ना पड़ेगा सब चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का जो सामान्य भौगोलिक परिचय है उसके बारे में। उसमें क्या क्या आता है? एक भारत का नामांकन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए भारत का नामांकन कैसे हुआ था। अगर हम भारत के नामांकन की बात करेंगे, सबसे पहले क्या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। किसकी करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की। आपको पता है सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको क्या बोला जाता है? जननी। क्या बोला जाता है? भारत की जो सभ्यता, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की जो जननी है, क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता होगा दोस्तों, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था, क्या था? भारत का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में मध्य एशिया से, मध्य एशिया से क्या आए थे? कौन आए थे? आर्य आए थे, आर्य आए थे। और उन्हीं के नाम पर क्या नाम रखा गया? आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त कहा गया। क्या कहा गया? आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त। आजकल एग्जाम में ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं। आपको यह भी पता होगा ऋग्वेद काल में, कब? ऋग्वेद काल में 5 महत्वपूर्ण जन हुए थे। क्या हुए थे? 5 महत्वपूर्ण जन, 5 महत्वपूर्ण जन थे। उनमें से एक जन था क्या? भरत। और ये भरत के नाम पर, भरत के नाम पर
इसका नाम पड़ा। आपको ये चीजें देखनी है। इसके बाद में ऋग्वेद के बाद में आपको पता होगा दोस्तों, वायु पुराण की बात होती है। वायु पुराण में क्या नाम दिया गया इसका? दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख है। इसमें वायु पुराण में, वायु पुराण में भरत का जो पुत्र था, सॉरी दुष्यंत का पुत्र था, दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा। आपको ये याद रखना है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में इसको क्या नाम दिया गया? जम्बू द्वीप। क्या दिया गया? जम्बू द्वीप कहा गया दोस्तों। और आपको पता होगा जो इंडोई यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द क्या है? इंडोई। इंडोई से क्या निकला? इंडिया। क्या निकला? इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। और जो रोम वासी थे, कौन? रोम वासी। रोम वासियों ने इसका नाम क्या दिया था? इंडिया। क्या दिया था? इंडिया। ये दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे, पारसी भी आए थे और पारसियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? हिंदू। पारसियों ने क्या कहा था? इधर लिख देता हूं। पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा था और इसी के नाम पर क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। क्या पड़ा? हिंदुस्तान। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपने देखा होगा, ये नामांकन है। आजकल क्या है, प्रश्न पूछ लेते हैं सीधा, जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल रहता है, आपसे क्या पूछ सकते हैं आगे भाई, ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और जो आर्यों के नाम पर भारत का क्या नाम था? आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त। ठीक है। आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तरीय क्षेत्र था। इसके बाद आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का पालना बोल दो या उसकी जननी बोल दो। इसके बाद में आपको पता है ऋग्वेद की बात होती है। ऋग्वेद काल में 5 महत्वपूर्ण जनवेद हैं। उनमें से एक जन का नाम था भरत और भरत के नाम पर बोला गया, इसका नाम भारत पड़ा है। और एक वायु पुराण, वायु पुराण में बताया गया कि दुष्यंत का बेटा था भरत और भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। बौद्ध धर्म में क्या नाम था? जम्बू द्वीप था। और यूनानी इंडोई शब्द में क्या आया था? इंडिया। और रोमवासी में इंडिया। आप इसका ध्यान रख सकते हो। ठीक है। अब इसको दोबारा देखते हैं अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। दोस्तों आपने भारत का नामांकन के बारे में देखा। अब क्या देखेंगे? अवस्थिति एवं विस्तार। इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल। ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंड। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों आपको पता है भारत की जो अवस्थिति है, यदि हम ग्लोब के दृष्टिकोण से बात करेंगे, आपको पता है जो विषुवत रेखा है भारत उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है। जब भारत इसके उत्तर में स्थित है तो देशांतरी दृष्टि से पूर्व में। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? जो भारत की अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति ग्लोब में या पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। ठीक है। सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे। ठीक है। दूसरा आपको यह पता होगा जो कर्क रेखा है, क्या? कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से? भारत के मध्य से गुजरती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के मध्य से गुजरती है। ये जो प्रश्न है ना कर्क रेखा से संबंधित है,
बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? एक, गुजरात से करें शुरुआत, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, और फिर झारखंड से, ठीक है। इसके बाद में त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल से, ठीक है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4। तो 8वां राज्य कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर से होकर ये रेखा गुजरती है। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होगा, सॉरी ये मणिपुर नहीं, मिजोरम है भाई, ये मिजोरम। आपको ये पता होना चाहिए, जो अगरतला शहर है, अगरतला शहर है, वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है। ये जो शहर है, ऐसे पर्सन है यूपीएससी में पूछे गए हैं, और जो स्टेट पीसीएस होते हैं कई बार उनमें भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पेपर में क्या पूछेंगे? आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। या फिर ये पूछ लें कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों जब 2000 से पहले जो बिहार और झारखंड संयुक्त राज्य था, उस टाइम पे बिहार से गुजरती थी, लेकिन अब ऑप्शन में डाल देते हैं कई बार, क्या वो बिहार से गुजरती है, नहीं गुजरती है। अब नहीं गुजरती, लेकिन पहले गुजरती थी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक बता देता हूं मैं, किस टाइप का क्वेश्चन निकलता है। ऐसा पूछ लेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार दिल्ली पुलिस में पूछा था, और ये जो कर्क रेखा से संबंधित हैं, ये यूपीएससी में ही पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ दिल्ली पुलिस एसएससी पूछती है, हर एक आयोग के द्वारा कभी ना कभी इस प्रश्न को पूछा गया है। इसमें आंसर आपको दे देंगे, जैसे जैसे दे दिया गुजरात, बिहार दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, और छत्तीसगढ़ दे देंगे। तो आपसे पूछ लेंगे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये आपके ऑप्शन हो गए। तो किस से होकर नहीं गुजरती? ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे इसमें पूछ सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब भारत की जो अवस्थिति है उसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो भारत है, भारत एशिया के दक्षिण में है। कहाँ है? एशिया के दक्षिण में, दक्षिण मध्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा, जो मुख्य स्थलीय विस्तार क्या है? मुख्य स्थलीय विस्तार, अगर हम स्थल की बात करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। इधर से ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? ये अपना तमिलनाडु में पड़ता है। और ये लद्दाख आपको पता है ये यूटी है, ठीक है। कन्याकुमारी आपको पता है 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश, इसको क्या बोल सकते हैं? मुख्य
भूमि का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये दोस्तों 8 डिग्री 4 अंश टू 37 डिग्री 6 अंश के बीच में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व। पश्चिम में क्या है? 68 डिग्री 7 अंश, ठीक है, से 97 डिग्री 25 अंश। ये क्या है? देशांतरीय विस्तार। ये तो अपना अक्षांशीय विस्तार था, ये क्या है? देशांतरीय। अभी बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश टू 97 डिग्री 25 अंश, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, जब हम निकालेंगे 37 में से 8 गए, कितने बचे? लगभग 29। 97 में से 68 निकालेंगे, इसमें भी लगभग क्या होगा? 29। तो भारत की जो आकृति वो कैसी है? चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति, यानी कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। और आपको पता होगा, जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है। अभी हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि 3214 उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, पश्चिम से पूर्व 2933। दोस्तों ये आपको पता होगा, जो मुख्य सतलीय विस्तार है ये तो एक तरफ है, दूसरा क्योंकि हमारे द्वीप भी है ना, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, जो आइसलैंड एरिया है, यदि उसको जोड़ेंगे तो उसमें अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? इसमें यहां लिख देता हूं, द्वीपों समेत भारत का अक्षांशीय विस्तार। यदि द्वीपों समेत आपसे पूछता है तो आपको ये याद रखना है 6 डिग्री 4 अंश टू 37 डिग्री 6 अंश, ठीक है। ऐसे में आपको पता है कहाँ पे पड़ेगा? ये दक्षिण में पड़ेगा थोड़ा। जो हमारा उत्तरी बिंदु है, अभी हम बात कर लेते हैं उत्तरी, दक्षिण और पश्चिम पूर्व के बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंदिरा कोल। क्या? इंदिरा कोल। ये क्या है? उत्तरी बिंदु। कौन सा? उत्तरी बिंदु। ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, जैसे मैंने बताया था। दूसरा दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। जो भारत का एक द्वीप है अंडमान एंड निकोबार, उसमें इसकी अवस्थिति है। यदि हम पश्चिम की बात करेंगे, कहाँ की? पश्चिम की। पश्चिम में कौन सा है? सरक्रीक। कौन सा है? सरक्रीक। ये सरक्रीक पड़ता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और दूसरा पूर्व की तरफ की बात करेंगे, ये क्या है? किबथू। क्या है ये? किबथू। किबथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे, एक बार 2024 में CHSL में पूछा गया था दोस्तों। दक्षिणतम बिंदु तो कई बार पूछा गया है, आपसे उत्तरी बिंदु भी पूछा जा सकता है, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे अक्षांश विस्तार पूछ सकते हैं। अक्षांश विस्तार की बात करेंगे तो जो मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 अंश टू 37 डिग्री 6 अंश है। यदि आपसे द्वीपों समेत की बात करेंगे, अगर उसको इंक्लूड कर लेंगे द्वीपों को भी, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 अंश। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता होगा देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश या 25 अंश तक है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 ये वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर है। आपको पता होगा जो ये क्षेत्रफल है, इसके अलावा आपको पता होगा जो पीओके है जिसने पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, कितना 78,114 वर्ग किलोमीटर पे। और इसके अलावा आपको पता है जो चाइना है, चाइना भी ने भी कब्जा कर रखा है ना, कितना 37,555। और आपको पता होगा जो पाकिस्तान ने, पाक ने अवैध रूप से 5500 कितना एरिया चीन को दिया है, 5180 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है पाक ने चाइना को दे रखा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। देखो दोस्तों एसएससी वगैरह में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे विश्व में तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो आपको ये याद रखना है 6 और बड़े देश कौन कौन से भारत से, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है रूस। कौन सा है? रूस। उसके बाद की बात करेंगे कनाडा। क्या है? कनाडा। और तीसरा कौन सा है? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। और इसके बाद आपको पता होगा चीन है, फिर ब्राजील है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के पास कुल स्थल का कितने प्रतिशत भाग है, यह याद रखो। भारत के पास कुल स्थलखंड का 2.42% क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि विश्व में जितना स्थलखंड है उसकी तुलना करेंगे, यदि वो 100 है तो भारत के पास कितना है? 2.42%। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो गई। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, किससे? जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत की जनगणना भाई 2011 में हुई थी। 2011 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत से बड़ा कौन है? चीन। चीन के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या का रिकॉर्ड किसके पास है? भारत के पास है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं जो भारत की खगोलीय अवस्थिति है उसके बारे में। देखो दोस्तों, जो अवस्थितीय विस्तार में हमने देखा, ठीक है, इसमें जो समय IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज। जो पहले इसको इलाहाबाद कहा जाता था, उसका एक जगह है नैनी नामक स्थान से। आपको पता होगा
भारत का जो मानक समय के लिए कितना वो वैल्यू डिसाइड होती है, 82 डिग्री देशांतर। कितनी? 82 डिग्री देशांतर। ये आपको याद रखना है। जो भारत का मानक समय है, जो वो लाइन है, भारत के जो मानक समय की जो रेखा है, वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से राज्य हैं। एक आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कौन सा बच गया? ओडिशा। जो भारत की जो मध्यांतर रेखा है दोस्तों, भारत की जो मध्यांतर रेखा है वो 82 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है। यदि हम बात करेंगे, हमने देखा होगा 68 डिग्री 7 अंश टू 97 डिग्री 25 अंश, अगर हम उसका बीच का निकालेंगे तो 82 डिग्री पड़ता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। इसमें से वो जो रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। दोस्तों एक एसएससी या किसी भी आयोग का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, जो कर्क रेखा है और जो देशांतर रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है, वो कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे? देखो ये क्या है? ये देशांतर रेखा है। क्या ये देशांतर रेखा है? ये क्या है? ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा है। अगर एक दूसरे को काटेंगे, कहाँ काट रही है? ये छत्तीसगढ़ में काट रही है दोस्तों। ये जरूर याद रखना है। कहाँ पे काट रही है? छत्तीसगढ़ में। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और बता देता हूं, रीवा जो शहर है वो आईएसटी यानी मानक समय के ऊपर है। रीवा सबसे नजदीक शहर है। रीवा मानक समय या फिर आईएसटी लिख देता हूं, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो सबसे क्लोज शहर है, नजदीक शहर है, वो रीवा है। रीवा शहर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में हम मानक समय अगर अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे तो आपको पता है जो 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा माना गया है। और ये आपको पता होगा ये कहाँ पड़ता है? लंदन में एक ग्रीनविच है, ग्रीनविच नामक स्थान पर, ग्रीनविच नामक स्थान पर है। ठीक है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय, जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे, भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे रहेगा, ठीक है, वो देखते हैं। देखो जो लंदन के पास जो एक रेखा है, ठीक है, आईएसटी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, जो वो जहां से गुजरती है, ये लंदन के पास से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है ग्लोब में? उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में। निश्चित ही बात है, उत्तरी गोलार्ध का पूर्व है तो यहाँ पे ये गुजरती है। ठीक है। तो यहां से जब गुजरेगी तो 82.5 डिग्री पे माना गया है ना, 82.5 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया है। तो आप एक बात बताओ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक सर्कल की तरह है, वृत्ताकार टाइप में, तो इसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। और एक दिन रात बनने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री जो देशांतर है उसमें 1 घंटे का क्या आ जाएगा? परिवर्तन। 1 घंटे का परिवर्तन आ जाएगा। आपको पता है भारत की कितनी है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को यदि 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे कितना आएगा? 75। बचे 7.5, आधा ये है तो आधा घंटा 30 मिनट और होगी। ठीक है।
पूर्व में है तो यह क्या आएगा, टाइम का पॉजिटिव साइन आएगा। आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों जो भारत का जो अंतर यानी कि भारत का जो मानक समय है या मध्यांतर रेखा है वो मैंने आपको बता दिया, इलाहाबाद के पास है, नैनी से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार भी रिपीट हुआ उस टाइम पे, ठीक है। अभी आप क्या याद रखोगे, जो भारत की मानक समय है या भारत की मध्यांतर रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये जरूर आपको याद रखने हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीजीएल में एक बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया था। इसके बाद में आपसे आजकल क्या कर रहा है, जो एग्जामिनर है वो थोड़ा स्मार्ट खेल रहा है। ये क्या करेगा, ये 82.5 डिग्री की बजाय आपको दे देगा कोई भी स्थान का नाम दे देगा या किसी देश का नाम दे देगा। आपसे पूछ लेगा 105 डिग्री देशांतर पर, 105 डिग्री देशांतर पर किसी देश की अवस्थिति है और उसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय के हिसाब से वो उसकी क्या स्थिति रहेगी वो आपसे पूछ सकता है। इसमें दोस्तों आप क्या याद रखोगे, पूर्व में यानी कि देश की स्थिति कैसे पूछा है, 105 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी है, मान लेते हम इसको पश्चिमी देशांतर मान लेते, क्या पश्चिमी देशांतर मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पश्चिम में है, ठीक है। और 15 को अगर 105 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 सत्ते 105, तो ये 7 घंटे आगे हो जाएगा। अगर पूर्व की बात होती तो क्या प्लस साइन होता, यदि पश्चिम की बात हो रही है तो क्या होगा, माइनस साइन, यानी ये 7 घंटे का अंतर आ जाएगा किसमें, माइनस में। आपको बता देता हूं विश्व का सबसे बड़ा जो टाइम जोनों में बांटा हुआ देश है वो रशिया है। कौन सा देश है, रूस को सबसे ज्यादा मानक समय रेखा दोस्तों किस देश की है, रूस की। यह आपसे पूछ सकते हैं किसकी है, रूस की। कितने जोनों में बांटा हुआ है इसको, ये जरूर आप याद रखिएगा। इसको लगभग 11 जोनों में बांटा हुआ है। कितने में, 11 टाइम जोन में बांटा हुआ है, 11 टाइम जोन में। इसके बाद बात आती है यूएसए की, ठीक है। और इसके अलावा किसकी बात आती है, यूएसए कितने उसमें बटा हुआ है, 9 टाइम जोनों में। कितने में, 9 टाइम जोन में बटा हुआ है। और कनाडा 7 में, कनाडा 7 टाइम जोन में बटा हुआ है। और भारत में भी दोस्तों मांग हो रही है कि जो भारत का मानक समय है उसको 2 समय जोनों में बांटा जाए। यदि हम बात करेंगे पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है। और यहाँ पे क्या स्थिति होती है, यहाँ पे आप एक बात देखो, वहां पे सूर्य निकल जाता है 5 बजे, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे कितने में निकलेगा, 7 घंटे में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यदि हम पश्चिम से पूर्व का कंपेयर करेंगे तो उसमें कितना आता है, लगभग 29 डिग्री जो देशांतर है उसका अंतर आ जाता है। अगर 29 को हम डिवाइड करेंगे, क्या 2 घंटे का अंतर होता है। अगर हम पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से कंपेयर करेंगे तो 2 घंटे का अंतर आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जिसको ये सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है, ये पूरा पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों और लाइक करना है, ठीक है। और जो और भी बच्चे आपके साथी जो दिल्ली पुलिस वगैरह की, एसएससी की या सीएपीएफ की या फिर किसी भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, रेलवे की, आप वो ग्रुपों में भी वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं कल।